हाँ जी, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं जितेंद्र, जयपुर क्लासेज उदयपुर की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज से मैं सारी क्लासेज इस प्लेटफॉर्म पर लिया करूँगा। हम लोग आज इतिहास सब्जेक्ट के कुछ चुनिंदा तथ्यों को जानने की कोशिश करेंगे। इतिहास शब्द की उत्पत्ति के बारे में हम लोग आज इंट्रोडक्शन की बातचीत करेंगे। तो अगले आने वाले वीडियो सारे राजस्थान इतिहास से संबंधित होंगे। पहले हम हल्के से इतिहास के बारे में जान लेते हैं। एक शब्द होता है इतिहास। इतिहास शब्द के अंदर जब हम बातचीत करते हैं, इतिहास में हम इतिहास जब नाम सुनते हैं शब्द का तो हमें लगता है कि कौन सा इतिहास, अर्थात हमें ये देखना है कि इतिहास के अंदर कौन सा इतिहास पढ़ना है। इतिहास जो होता है, एक वर्ल्ड हिस्ट्री हो, एक इंडियन हिस्ट्री, एक राजस्थान हिस्ट्री। ये मित्रों तीन प्रकार के इतिहास होते हैं। अब इस तीनों के अलग अलग होते हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री रहती है, बड़े एग्जामों के अंदर रहती है, जैसे आरएस का एग्जाम है और फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम है। इन बड़े एग्जामों के अंदर ऐसा सिलेबस, अमूमन छोटे एग्जामों के अंदर ऐसा सिलेबस नहीं। जैसे एसआई का इतना बड़ा एग्जाम है लेकिन वर्ल्ड हिस्ट्री का कोई भी टॉपिक उसमें नहीं। इंडियन हिस्ट्री बहुत सारे एग्जामों के अंदर रहती है, लेकिन हमारा मेन पर्पस जो है वो राजस्थान हिस्ट्री है। अर्थात हम राजस्थान हिस्ट्री में ये देखेंगे कि राजस्थान हिस्ट्री जो है, ये कोई भी ऐसा राजस्थान का कोई भी इसके बिना अछूता एग्जाम नहीं है। अर्थात ये सारे एग्जामों के अंदर तो राजस्थान का इतिहास सब में पूछा जाता है। राजस्थान का इतिहास यहाँ तक कि पिछली भर्तियों के अंदर हमने देखा है कि जो साइंस के रीट के बैच जो होते थे उनमें से पहले साइंस होता था, लेकिन बाहर के विद्यार्थियों को रोकने के लिए तो वहाँ पे जो है साइंस के अंदर में भी ये सब्जेक्ट लागू कर दिया। तो राजस्थान का इतिहास और कला संस्कृति जो है प्रत्येक एग्जाम के अंदर है। राजस्थान का कोई भी एग्जाम हो उसमें से ये सब्जेक्ट दो रहते हैं। आपको इन दो सब्जेक्टों के बारे में सभी को सब्जेक्ट ध्यान में रखने हैं, लेकिन ये दो सब्जेक्ट जो होते हैं ये अपन को अपने ही बारे में जानने के लिए कहते हैं, तो अपन को इसमें से सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। हम लोग जब इतिहास की बातचीत करते हैं तो हम लोग पहले इतिहास शब्द के बारे में सीखेंगे। इतिहास का मतलब क्या है, अर्थात इतिहास कहते कैसे, इतिहास शब्द किससे बना है, इस बात को ध्यान में रखें। जब हम इतिहास बात के शब्द को करते हैं, इतिहास शब्द को हम तोड़ते हैं तो इतिहास शब्द जो होता है इति प्लस प्लस आस, एक प्रकार की हिंदी से हम लोग इसकी शुरुआत करेंगे। कहने का अर्थ होता है कि इतिहास शब्द इन तीन शब्दों से मिलकर के बना है। तीन शब्दों से मिलकर के बना है। इस इति शब्द का जो अर्थ होता है, इति का मतलब होता है, इति का मतलब होता है समय, समय। ह का मतलब ऐसा, आस का मतलब घटित। अर्थात हम कहेंगे कि ऐसा निश्चित तौर पर घटित हुआ होगा, एक समय में ऐसा निश्चित तौर पर घटित हुआ होगा। अर्थात कब हुआ होगा, कहाँ हुआ होगा, कैसे हुआ होगा, इस बात को जब हम देखते हैं तो हम ये कहेंगे कि हम जब पौराणिक स्रोत देखते हैं तो स्रोतों से हमें पता चलता है कि ऐसा निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं घटित हुआ होगा। ऐसा निश्चित रूप पर किसी न किसी जगह पर घटित हुआ होगा, लेकिन हम उसको ऐतिहासिक स्रोतों के आधार पर देखते हैं तो हमें पता लगता है कि वास्तव में ऐसा घटित हुआ होगा। ऐतिहासिक स्रोत जो होते हैं वो जब हम इतिहास सब्जेक्ट आगे शुरू करेंगे तो उस समय बताएंगे कि ऐतिहासिक हमारे हिस्ट्री के स्रोत कौन कौन से होंगे। ये भी हमारा एक बहुत बड़ा अच्छा टॉपिक होता है और कई एग्जामिनर इससे भी बहुत अच्छे क्वेश्चन निकालता है। तो इसमें से हमें ध्यान रखना है इतिहास। इतिहास शब्द के अंदर जब इतिहास को हम अंग्रेजी भाषा के अंदर देखेंगे तो इसे इसको हिस्ट्री कहा जाता है। और हिस्ट्री जो है तो अंग्रेजी में कहा जाता है। मुझे तो कई बार लगता है कि जब इसको यहाँ पर हाथ अगर रख दे तो पीछे जो बचा हुआ स्टोरी होता है। अर्थात हम देखें तो इतिहास एक प्रकार की स्टोरी है और मुझे लगता है कि विद्यार्थी जीवन में इतिहास सब्जेक्ट को स्टोरी की तरह ही पढ़ना चाहिए। जब स्टोरी की तरह पढ़ेंगे तो हमें लंबे समय तक याद रहेगा। विद्यार्थी के इतिहास नाम सुनते ही एक ऐसा मन में भ्रम रहता है कि इतिहास में बहुत सारी डेटे होती हैं, बहुत सारी घटनाएं होती हैं, कैसे याद करना, कैसे याद। इतिहास में आज से 15 साल से पहले के एग्जाम क्वेश्चन जो देखोगे तो उसमें से आपको पता चलेगा कि वो डेटों से संबंधित सवाल पूछता था, लेकिन आजकल का एग्जामिनर ने अपना पैटर्न चेंज कर लिया है। वो डेटों से संबंधित कम पूछ करके वो उसमें से सांस्कृतिक उपलब्धियां ढूंढता है। राजा के युद्ध होने से बेहतर वो ढूंढता है कि राजाओं ने
कल्चर के अंदर कितना काम करवाया था। तो वो हिस्ट्री और कल्चर को कंबाइन रहते हुए क्वेश्चन बनाने की कोशिश करता है एग्जामिनर। तो इसमें से हम हिस्ट्री शब्द को जब देखेंगे तो हम हिस्ट्री शब्द से पता चलता है कि हिस्ट्री शब्द जो है वो हिस्टोरिया शब्द से बना है। अर्थात ये हिस्टोरिया शब्द जो है ये ग्रीक भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है। और इस ग्रीक भाषा के हिस्टोरिया शब्द का जो है हम हिंदी में जब अर्थ निकालेंगे, इसका अर्थ होता है शोध करना, शोध करना। अर्थात हम कहेंगे कि इतिहास जो सब्जेक्ट है उसका हिंदी में मीनिंग अगर निकाले तो शोध करना, अर्थात हम शोध करके एक ऐसी प्रमाण के साथ में हम चीज को किसी को प्रस्तुत करते हैं कि ये हमने कहीं ना कहीं ऐसा ऐतिहासिक स्रोतों के आधार पर बताते हैं कि ऐसा निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं घटित हुआ होगा। इसका अर्थ है हम लोग आज इस इंट्रोडक्शन क्लास में सिर्फ इतिहास शब्द की जानकारी के हम बारे में बता रहे हैं कि इतिहास कहते कैसे हैं, इस बात को सीखना हमें। दूसरी बात मित्रों ये ध्यान रखनी है कि इतिहास और हिस्ट्री ये सब लोग जानते हैं, लेकिन हम इसमें से दूसरी चीज ये देखेंगे कि भारत के इतिहास का जनक जो है, भारत के इतिहास का जनक और राजस्थान के इतिहास का जनक, जनक, ये दो चीजें हमें ध्यान में रखनी है। जब भारत के इतिहास का जनक हम कहेंगे तो बताएंगे एक नाम, वेद व्यास जी। वेद व्यास जी को भारत के इतिहास का जनक कहा जाता है। राजस्थान के इतिहास का जनक जब हम कहेंगे, एक व्यक्ति है जिसको हम नमन करते हैं कि व्यक्ति बाहर से आकर के हमारे राजस्थान के इतिहास के अंदर इतनी रुचि ली और उस आदमी ने इतना अच्छा भयंकर हमें इतिहास बता के गया कि हम उस बात को जानते हैं आज दिन तक। कर्नल जेम्स टोड, जेम्स टोड, कर्नल जेम्स टोड को हम घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जानते हैं। तो कर्नल जेम्स टोड को जो है राजस्थान के इतिहास का जनक कहा जाता है। इतिहास की चीजों के अंदर हम लोग जब भारत के राजस्थान के इतिहास का जनक कहा जाता है, विश्व के इतिहास के जनक या हम वैसे ही इतिहास के जनक किसी को अगर कहे तो हेरोडोटस को कहा जाता है। ये एक नॉर्मल बात है, हेरोडोटस को कहा जाता है। हम जब इतिहास में बातचीत करते हैं तो इतिहास के अंदर हम इतिहास को तरीके से समझने के लिए हम तीन भागों के अंदर बांटते हैं। एक होता है जिसका प्राग ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल। एक होता है आद्य ऐतिहासिक काल, एक होता है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल जब हम तीन शब्दों को देखते हैं एकदम से हमें नए नए लगते हैं कि इन शब्दों का अर्थ क्या होता है। प्राग ऐतिहासिक काल में हम इस बात को बताएंगे कि हमें एविडेंस के आधार पर बताएंगे कि हमें यहां से साक्ष्य प्राप्त हुए थे, कुछ न कुछ हमें साक्ष्य प्राप्त हुए, लेकिन वो साक्ष्य क्या थे हम उसको वर्तमान तक समझ नहीं पाए। लेकिन हम कहें किसी भी प्रकार का हमें इस प्राग ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ था, किसी भी प्रकार का लिखित साक्ष्य। ये एक बहुत अच्छा सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन से काल में हमें लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए, राइटिंग एविडेंस कौन से काल में प्राप्त नहीं हुए। तो हम बताएंगे प्राग ऐतिहासिक काल में हमें साक्ष्य तो प्राप्त हुए थे लेकिन हम उसको पढ़ समझ लिख नहीं पाए, लेकिन हमें किसी भी प्रकार का लिखित साक्ष्य इसमें प्राप्त नहीं हुआ। आद्य ऐतिहासिक काल में कहेंगे कि लिखित साक्ष्य इसमें प्राप्त हुए हैं, लेकिन लिखित साक्ष्य तो प्राप्त हुए लेकिन वर्तमान तक इसको पढ़ा नहीं गया है कि उसमें से क्या लिखा हुआ है। इसका मित्रों अच्छा उदाहरण है कि आप जब देखोगे कि सिंधु घाटी सभ्यता से हमें मुहरें प्राप्त हुई हैं, लेकिन हम उन मुहरों को और उस लिपि को वर्तमान तक नहीं पढ़ पाए। अर्थात कहने का मतलब आद्य ऐतिहासिक काल के अंदर लिखित साक्ष्य प्राप्त हुआ लेकिन वर्तमान तक पढ़ नहीं पाए। जब ऐतिहासिक काल की बात करेंगे तो यहां पर हमें लिखित साक्ष्य प्राप्त हुआ है और इसी लिखित साक्ष्य को हमने पढ़ भी लिया है। अर्थात हम जब पढ़ने की बात आएगी तो हम कहेंगे कि हमने जो है
महाजनपद काल वगैरह की जो हमारी चीजें हैं वो हमें यहाँ से पता चलता है कि हमने यहाँ पे लिखित साक्ष्यों को वर्तमान तक पढ़ लिया है। अर्थात इतिहास की हमारी ये 3 चीजें हैं। इसमें से पहली बात ध्यान रखनी है कि लिखित साक्ष्य के रूप में कुछ भी हमें प्राप्त नहीं हुआ था, केवल एविडेंस प्राप्त हुए थे, लेकिन अपन उसको समझ नहीं पाए। आधे ऐतिहासिक काल के अंदर हमें लिखित साक्ष्य प्राप्त हुआ, लेकिन हम उसको पढ़ नहीं पाए। ऐतिहासिक काल के अंदर हमें लिखित साक्ष्य प्राप्त हुआ, लेकिन हमने उसको पढ़ भी लिया है। ये 3 सवाल अच्छे बनते हैं। इसमें से आजकल एग्जामिनर जो होता है वो ऐसे सवाल बनाता है कि आधे ऐतिहासिक काल के अंदर लिखित साक्ष्य प्राप्त हुए थे लेकिन पढ़ा गया है, तो गलत सवाल होगा क्योंकि पढ़ा नहीं गया है। वो लिखेगा, दूसरा ऑप्शन बनाएगा कि ऐतिहासिक काल के अंदर लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए थे, तो आपको बताना है कि लिखित साक्ष्य प्राप्त हुए थे। वो बताएगा कि प्राग ऐतिहासिक काल के अंदर लिखित साक्ष्य प्राप्त हुए थे, लेकिन बताना कि हमें कोई भी लिखित साक्ष्य प्राप्त उसमें नहीं हुआ था। तो ये 3 छोटे छोटे सब्जेक्ट जो इसमें से मेन इसके कीवर्ड्स होते हैं उसको हमने सीखा कि क्या क्या होता है। जब हम इन 3 चीजों को अंदर बांटते हैं, तो जब हमने ऐतिहासिक काल के अंदर बात की थी कि हमें लिखित साक्ष्य प्राप्त हुए थे, लेकिन लिखित साक्ष्यों को भी हम लोग पढ़ भी लिया था। उसमें से लिखित साक्ष्य और इसमें से आधे ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल दोनों को चीजों को मिला करके देखते हैं, तो हम एक 3 भागों में इतिहास को मोटे तौर पर बांटते हैं। इतिहास को हम 3 भागों में बांटते हैं मोटे तौर पर। 3 भाग कौन कौन से हैं? तो हम समय के हिसाब से बांटते हैं। उस समय के हिसाब से आपको मित्रों ध्यान रखना है। एक होगा जिसका नाम होगा प्राचीन काल, प्राचीन काल। एक होगा जिसका नाम होगा मध्यकाल, और एक होगा जिसका नाम होगा आधुनिक काल, आधुनिक काल। ये मोटे तौर पर इतिहास को समझने के लिए बांटा जाता है कि प्राचीन, मध्य और आधुनिक। प्राचीन, मध्य और आधुनिक में हम सिर्फ इतना बता रहे हैं कि आपको इसमें से सिर्फ ये चीज ध्यान रखनी है कि प्राचीन, मध्य और आधुनिक जो होता है उसमें से प्राचीन, मध्य और आधुनिक जो होता है, प्राचीन काल के अंदर ऐसी चीजें, प्राचीन काल के अंदर ऐसी चीजें जिसमें से पुराने साक्ष्य जो मिले थे, अर्थात हम कहेंगे कि प्रारंभ से लगा करके एक समय होगा, हम इसमें प्रारंभ लिख रहे हैं, इसमें से प्रारंभ लिखेंगे तो प्रारंभ के अंदर हम बताएंगे कि कोई भी हम स्टार्टिंग समय मान लेते, प्रारंभ से लगा करके 1206 तक ईस्वी, हमें जो साक्ष्य यहां से प्राप्त हुए उसको हमने यहां मान लिया। अर्थात हमारा सिविलाइजेशन जो पूरा है वो प्राचीन काल में चला जाएगा। अर्थात हम कहेंगे कि 1206 तक, जब तक हम पर इस्लामिक अटैक नहीं हुए थे, अर्थात बाहर के विदेशी जातियों ने जब तक अटैक नहीं किए थे, तब तक हम मानते हैं कि हम प्राचीन काल के अंदर है। जब हम 1206 के अंदर बातचीत करेंगे, 1206 से लगाकर 1757 ईस्वी तक, प्लासी के युद्ध तक हम बात करेंगे कि जब तक हमारे ऊपर अंग्रेजों ने कब्जा नहीं किया था, अर्थात हम कहेंगे कि जब तक विदेशी कंपनियों ने हम तक कब्जा नहीं किया था, तब तक हम मानते हैं कि ये मिडल एरा है, अर्थात हम कहेंगे कि मध्यकाल है। जब हम प्लासी के युद्ध के बातचीत करेंगे और हम कहेंगे कि 1857 तक कह दो, या इसको वर्तमान के अंदर देखा जाए तो 1947 तक, 1947 तक कहे, ये हमारा आधुनिक काल है। ये मोटे तौर पर एक बताया जाता है कि इतिहास को हमें ठीक तरीके से समझने के लिए हमने इसको 3 भागों के अंदर बांटा है। ये केवल मोटे तौर पर आपको ध्यान रखना है कि इतिहास के अंदर इस तीनों चीजों को, प्रारंभ में कोई भी प्रारंभ, हम किसी भी प्रारंभ को लेकर के, हम हमारे अलग अलग इतिहासकारों का मत है कि प्रारंभ सबने अलग से माना है और हम उस बात के लेकर नहीं जाएंगे, लेकिन प्रारंभ जो है उसको हमने ये माना जब से हमने मनुष्य ने, जब से मस्तिष्क मनुष्य होमोसेपियंस नामक बंदर की प्रजाति से बनाया जाता है, और कहा जाता है होमोसेपियंस में जब से दिमाग आया है तब से लेकर करके 1206 तक, तब तक हमारे ऊपर किसी विदेशी बाहर की जातियों का आक्रमण नहीं हुआ था, तब तक हम प्राचीन मानते हैं। विदेशी जाति के आक्रमण से लगा करके यूरोपियन कंपनियों तक जो है काल, उसको मध्यकाल मानते हैं। और यूरोपियन कंपनियों से लगा करके हम जब तक कुछ इतिहासकार हमारे 1857 तक मानते हैं, तो कुछ इतिहासकार इसको, इस बात को जो है स्वीकार करते हैं कहां तक कि 1947 तक, जब तक हम आजाद नहीं हो गए तब तक आधुनिक बात। नेक्स्ट हम इसमें से देखेंगे कि ये हमने एक इतिहास बातचीत की है, ये इतिहास की उस चीज की पहेलियों की बातचीत है, इसमें से सारी चीजें कोई भी आपसे अनभिज्ञ नहीं है, सारी बातों को आप जानते हैं। नेक्स्ट हम इतिहास के कुछ कालों के बारे में बात करेंगे, कुछ काल के बारे में बात करेंगे, अर्थात कुछ काल होंगे, उस काल को हम लोग जब बात करेंगे तो काल में हमें ये चीज ध्यान रखनी है कि कुछ काल है उसके बारे में बात करना, अर्थात हमें टाइम एरा को लेकर के बातचीत करना।
इस टाइम एरा के अंदर हम बताएंगे कि सबसे पहला काल है जिसका नाम है पुरा पाषाण काल, दूसरा होगा जिसका होगा नाम नव पाषाण काल, तीसरा होगा जिसका नाम होगा ताम्र काल, चौथा होगा जिसका नाम बताएंगे हम कांस्य काल, और अंतिम होगा जिसका हम नाम बताएंगे लौह काल। मित्रों सबसे पहले मैं इस बात को क्लियर कर दूं कि पाषाण जो कहा जाता है वो पत्थर को कहा जाता है, अर्थात हम कहेंगे कि ये हमने जितने भी कालों का निर्धारण किया है, आगे के दो काल जो हैं पुरापाषाण और नवपाषाण, ये दोनों काल पत्थरों से संबंधित है। पत्थरों से संबंधित कैसे? पुरापाषाण काल के अंदर हम बातचीत करेंगे कि बताएंगे कि पुरापाषाण काल और नवपाषाण काल तो पत्थरों से संबंधित है, अर्थात स्टोन से संबंधित है। पीछे ताम्र, कांस्य, लोह तीनों मेटल से संबंधित है, अर्थात हम कहेंगे कि मानव यहां तक पत्थरों से उपयोग करता था, भले औजारों के रूप में पत्थरों को प्रयोग में लेता था। जब यहाँ के इस कालों के अंदर आया था तब उसने मेटल्स को, धातु को अपने यूज करना स्टार्ट किया था हथियारों में। एक एक के ऊपर हम बातचीत करेंगे। जब हम सबसे पहले बात करते हैं पुरापाषाण काल की, पुरापाषाण काल, तो पुरापाषाण काल के अंदर हम बातचीत करेंगे कि पुरापाषाण काल के अंदर जो मानव जो था, जो मानव था वो असभ्य था, मानव असभ्य हुआ करता था, अर्थात हम कहेंगे कि मानव असभ्य, अर्थात हम इसे कहेंगे कि मानव आदि मानव था। जब मानव आदि मानव था तो मानव जो निवास करता था वो निवास किया करता था, बताओ कहां पर? जंगलों के अंदर किया करता। मानव जंगलों में निवास करता था और इसका जो खान पान हुआ करता था वो खान पान जो था वो कंदमूल था, कंदमूल खाकर अपना जीवन यापन करता था। इस समय मानव जो है सिर्फ अपनी सभ्यता को बचाने के लिए अभी तक सजग नहीं हुआ है, मानव में इतना दिमाग विकसित नहीं हुआ है। जब मानव में दिमाग विकसित अभी तक नहीं हुआ है तो मानव असभ्य अभी है, आदि मानव है, जंगलों के अंदर निवास कर रहा है, कंदमूल खा करके अपना जीवन यापन कर रहा है। जब मानव को पहली बार इस बात का पता चला और मानव में जब थोड़ी सी समझ विकसित हुई तब उसने जो है पेड़ों की जो छाल थी उस पेड़ों की छाल से अपने शरीर को ढककर उसको कपड़ों के रूप में प्रयोग किया। मानव का पहला जो है दिमाग जब काम करने लगा था तब उसको ये बात का पता चला था कि मैं नर हूं या नारी हूं। इस बात का जब पता चला था तब उसने अपनी पेड़ों की छाल से अपने शरीर को ढककर वस्त्र के रूप में प्रयोग किया था। जब मानव पेड़ों की छालों से वस्त्र बनाने लगा तब मानव के अंदर, जब भी पुरापाषाण काल के अंदर, प्राचीन काल के अंदर जब प्राकृतिक आपदाएं आया करती थी, भूकंप आया करता था वगैरह, तो जंगलों में निवास करते पेड़ों के ऊपर निवास करता था। जब उसे प्राकृतिक आपदाओं का महसूस हुआ तब उसने गुफाओं के अंदर रहना स्टार्ट किया, और जब उसने गुफाओं के अंदर रहना स्टार्ट किया तो गुफाओं के अंदर मनोरंजन के लिए वो चित्रकारी करता था। वो जब चित्रकारी करता था उस चित्रकारी के अंदर जो है वो जो है चित्रकारी का बड़ा अच्छा सवाल बनता है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। उस चित्रकारी को इंग्लिश के अंदर जो है वर्ल्ड रॉक पेंटिंग के नाम से जाना जाता है। वर्ल्ड रॉक पेंटिंग, वर्ल्ड रॉक पेंटिंग के नाम से जाना जाता है। ये सवाल कई बार पूछा जाता है कि वर्ल्ड रॉक पेंटिंग किसे कहा जाता है। तो मनुष्य के द्वारा प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए जब जंगलों में निवास करता था, उस जंगलों से प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए जब गुफाओं में निवास करता था, उस गुफाओं के अंदर मनोरंजन के लिए जो चित्रकारी बनाता था उस चित्रकारी को बताओ क्या कहा जाता था? वर्ल्ड रॉक पेंटिंग का। इसके वर्ल्ड रॉक पेंटिंग के जो एविडेंस अर्थात साक्ष्य कहां से मिले हैं, इसका भी बड़ा सवाल पूछा हुआ एक दो बार। एक सभ्यता है दर, ये दर सभ्यता पड़ती है भरतपुर के अंदर। एक सभ्यता पड़ती है दर्रा, ये दर्रा सभ्यता पड़ती है कोटा। दर भरतपुर, दर्रा कोटा से प्रकार के एविडेंस मिले इस वर्ल्ड रॉक पेंटिंग साक्ष्य के मिले। मनुष्य जो है इसमें इस समय इस पुरापाषाण काल के अंदर, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा एक बार।
जब भी आप रिवाइज करो तब ध्यान में रखना कि मानव असभ्य एवं बर्बर हुआ करता था, अर्थात आदि मानव था, जंगलों में निवास करता था, कंदमूल खा करके अपना जीवन यापन करता था, और जो है पेड़ों की छाल से अपने वस्त्र बनाया करता, प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए गुफाओं में रहता था, चित्रकारी करता था, और चित्रकारी में जो है उसको क्या कहा जाता है इतिहास में बर्ड रॉक पेंटिंग के नाम से जाना जाता है। इसके साक्ष्य दर भरतपुर दर्रा कोटा से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, एक सभ्यता और पड़ती है जिसका नाम है गरदड़ा। ये गरदड़ा सभ्यता पड़ती है बूंदी के अंदर, इससे भी जो है इसके साक्ष्य। हमारा सबसे पहला तो काम था कि पाषाण पत्थर को कहा जाता है, लेकिन आप कहोगे कि पत्थर का तो सर इसमें कहीं पे जिक्र ही नहीं है। पत्थर को देखिएगा कि पुरापाषाण काल के अंदर, पाषाण पुरापाषाण काल के अंदर मनुष्य बड़े बड़े पत्थरों का निवास करता है। इस समय मनुष्य झुंड के अंदर रह रहा है, अकेला नहीं रह रहा है। मनुष्य झुंड के अंदर जब रहता था तो मनुष्य झुंड के अंदर किसी बड़े पत्थर का प्रयोग करता, किसी बड़े पत्थर को धकेल करके किसी पशु का शिकार करता था। उस पशु का शिकार करके उस पशु का जो है मांस जो होता था, उस मांस को भोजन के रूप में प्रयोग करता था। लेकिन जब उसका मांस का भोजन के रूप में हो जाता तो शिकार किए हुए पशु का जो है बची हुई जो चर्म होती थी, उस चर्म को वस्त्र के रूप में प्रयोग कर, चर्म को वस्त्र के रूप में, यह मनुष्य ने पहला काम किया। इस समय मनुष्य झुंड के अंदर रह रहा है, झुंड के अंदर पत्थर को धकेल रहा है। जब उसके नीचे दब करके कोई पशु मर जाता था, उसका मांस जो होता था, उस मांस को सेवन करता था भोजन के रूप में। जब मनुष्य ने मांस को पहली बार भोजन के रूप में लिया था, तब उसे इस बात का एहसास हुआ था कि मांस खाने से जो है व्यक्ति को प्रोटीन की महसूस, अर्थात उसे एनर्जी ज्यादा आती है और लंबे समय तक काम कर सकता है। और उसके जो चर्म जो थी उसको जब पहना था उसने वस्त्र के रूप में, तब उसको ये महसूस हुआ था कि सर्दी के अंदर, अर्थात सर्दी और गर्मी में समझने लगा था, अर्थात इसकी ऊन जो होती है या इसकी जो चर्म होती है उसमें से लंबे समय तक उसको सुरक्षित रख पाते हैं और ये अच्छे कपड़ों के रूप में काम करते हैं। तो अर्थात मनुष्य ने उसके बाद में जो है पेड़ों की छाल के बाद में दूसरे जो वस्त्र के रूप में प्रयोग किया था वो चर्म को, तो बड़े पत्थरों को इस समय। उसके बाद में हम नेक्स्ट जो हमारा बिंदु, अभी हमने प्रापाषाण काल को पढ़ा है, नेक्स्ट हम देखेंगे नवपाषाण काल। नवपाषाण काल के अंदर हम देखेंगे नवपाषाण काल। नवपाषाण काल के अंदर मनुष्य जो था, उस मनुष्य जो है झुंड में रहने के पश्चात मनुष्य को, हम जैसे इतिहास में एक लाइन को पढ़ते हैं कि इतिहास के अंदर मनुष्य की उत्पत्ति के पश्चात लाखों वर्ष लग चुके थे प्रकृति में आते आते। तो जब आप ऐसी लाइन पढ़ते हो तो इस बात को आप गौर नहीं करते हो कि मनुष्य की जब उत्पत्ति हो ही गई थी तो लाखों वर्ष प्रकृति में आते आते क्यों लग गए थे। उसका रीजन ये था कि मनुष्य इस समय जो है इस बात से अनभिज्ञ था, वो बात को नहीं समझ रहा था कि हमें किसी के साथ में, फीमेल के साथ में जब सेक्सुअल संबंध होता है उसके बाद में हमें किस प्रकार से आगे बढ़ना होता है, वो इस बात से असभ्य था। जब नवपाषाण काल के अंदर मनुष्य आया था तो मनुष्य के जो है, मनुष्य ने जो है झुंड में रहना प्रारंभ किया था, और झुंड में जब पहले रहना प्रारंभ किया था, झुंड से जो है उनके जो है परिवार स्थापित हुए। जब झुंड से परिवार स्थापित हुए थे तो परिवारों से विवाह स्थापित हुए, परिवार स्थापित हुए थे और परिवार से विवाह, तो विवाह परिवार, इस प्रकार की सामाजिक घटनाएं घटने लगी। इस काल को हम जो है, इस नवपाषाण काल को जो है सामाजिक संरचना का काल भी कहा जाता है। सामाजिक संरचना का, ये बहुत अच्छा सवाल है। सामाजिक संरचना का काल कैसे कहा जाता है, तो नवपाषाण काल को कहा जाता है। मनुष्य इस समय जो है सामाजिक संरचना के काल में आ गया था। मनुष्य ने सामाजिक व्यवस्था का प्रचलन इस समय स्टार्ट किया था। मनुष्य जब परिवार स्थापित हुआ था, उसका विवाह हुआ, जब परिवार स्थापित हुआ था तो उसका एक एकल परिवार बना था। जब एकल परिवार बना था तो मनुष्य के अंदर बात का जो है दिमाग विकसित हुआ था कि मैं मेरे परिवार के लिए शिकार करूं। अर्थात मनुष्य ने इस समय जो है बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग नहीं किया। जब बड़े पत्थरों का प्रयोग करते तो कई लोगों को जरूरत पड़ती थी, लेकिन मनुष्य ने इस समय जो नवपाषाण काल के अंदर जो पत्थर जो थे उन पत्थरों को जो है चपटा बनाया था, अर्थात तीखा बनाया था, छोटा किया था। पत्थरों से पत्थरों को काट काट कर तीखा और चपटा बनाया था। यहाँ पर जो है
कुछ इसने जो है पत्थरों के साथ साथ लकड़ी के भी औजार बनाए थे, लकड़ी के भी औजार बनाए थे। इससे जो है मनुष्य इस प्रकार से अपने परिवार के लिए जो है शिकार किया करता था। इस एकल परिवार के लिए एकल शिकार करता था और उस छोटे छोटे हथियारों से शिकार करा करता था। इसलिए इस काल को जो है एक्स हैंड कल्चर के नाम से भी जाना जाता है। एक्स हैंड कल्चर, एक्स हैंड कल्चर अर्थात इसे हिंदी में जो हस्त कुठार काल कहा जाता है। ये बहुत अच्छा सवाल है कि हस्त कुठार काल किस काल को कहा जाता है। नवपाषाण काल को हस्त कुठार काल कहा जाता है। इसमें से पुरापाषाण और नवपाषाण में क्या अंतर है कि पुरापाषाण के अंदर मनुष्य झुंड में रहता था, कई लोग मिल करके पशु का शिकार करते थे। लेकिन नवपाषाण काल के अंदर जो है मनुष्य अपने परिवार के लिए, एकल परिवार के लिए स्वयं शिकार करता है। उस समय उसको बड़े पत्थरों की जरूरत नहीं है, उसने पत्थरों को काट करके जब छोटे और चपटे बनाए थे तो उसमें से तीखे और छोटे छोटे हथियार बने थे। इस कारण से इसे एक्स हैंड कल्चर के अर्थात हस्त कुठार काल के नाम से जाना जाता है। जब इसने पत्थरों को एक से दूसरे पत्थर को काटना स्टार्ट किया था, तब इसके अंदर आग लगी थी। अर्थात हम कहेंगे एक सिंपल सा, कई बार ऐसा नॉर्मल छोटे एग्जामों के अंदर ऐसा सवाल पूछा जाता है, आग का आविष्कार कब हुआ था, या हम दूसरा सवाल आता है कि पहिए का आविष्कार कब हुआ था। तो आग और पहिए का आविष्कार जो था वो इसी काल के अंदर माना जाता है। आग और पहिए का आविष्कार कब हुआ था, तो आग का कह दो, पहिए का आविष्कार कह दो, इसी नवपाषाण काल के अंदर। नवपाषाण काल के अंदर आग और पहिए का आविष्कार भी कौन से काल में माना जाता है? नवपाषाण काल के। मनुष्य ने इस समय जो है नवपाषाण काल के अंदर 3-4 चीजें सीखी। एक एकल शिकार करना सीखा, एक पहिए का आविष्कार सीखा, आग का आविष्कार सीखा, और इस समय अपने हथियारों को छोटा और चपटा बनाया। जब इसने पहली बार आग का आविष्कार हुआ था तो इसने आग के अंदर जो पशु होता था उस मांस को पका करके खाया था। तब उसको लगा था कि मांस को अगर पका करके खाया जाए तो और भी थोड़ा टेस्टी होता है और स्वादिष्ट होता है, और हमें डाइजेस्ट करने में कम जो है मेहनत करनी पड़ती है। अर्थात इसे जब आप आग का आविष्कार हुआ था, इसके बाद में हम देखते हैं कि मनुष्य इस समय धीरे धीरे अपनी सभ्यता के अंदर आता हुआ हमें नजर आ रहा है। यह हमारा नवपाषाण काल जो है की बातचीत। इसके बाद में हम तीसरी बात देखेंगे कि ताम्रकाल जो है, ताम्रकाल के अंदर हम बातचीत करेंगे कि ताम्रकाल क्या काल हुआ। ताम्रकाल के अंदर हम देखेंगे कि मनुष्य जो था, इस मानव को, जो हमारी सृष्टि है, हमारी जो पृथ्वी है, मानव को इस पृथ्वी से सबसे पहले कोई भी अगर मेटल प्राप्त हुआ था अर्थात धातु प्राप्त हुआ था तो वो प्राप्त हुआ था तांबा प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ था? इसीलिए हमारी कोई भी सभ्यता है उसमें से हमारी सभ्यताओं के नाम हैं, जैसे ताम्रयुगीन सभ्यता, ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी किसे कहा जाता है, ऐसे सवाल आते हैं। तो सबसे पहला जो है, ये एक अच्छा सवाल है कि अब आपको कभी स्टेटमेंट में पूछा जाए कि मनुष्य को प्रकृति में सबसे पहले कौन सा धातु प्राप्त हुआ, तो हमें सबसे पहला धातु मानव को कौन सा प्राप्त हुआ था? तांबा। लेकिन तांबा जो था वो तन्य अवस्था के अंदर, अर्थात हम कहेंगे कि तांबा जो था शुद्ध, जैसे सोना जो होता है 24 कैरेट का सोना होता है 24 कैरेट का, लेकिन 24 कैरेट के हम सोने के अगर आभूषण बना दे और उसको मोड़ करके ऐसे खींचे तो तार की तरह लंबे हो जाते हैं। इसलिए सोने को हमेशा 22 कैरेट के आभूषण बनाए जाते हैं। कोई भी आभूषण होता है उसको 22 कैरेट का बनाया जाता है। 2 कैरेट जो है अलग से उसमें मजबूती प्रदान करने के लिए जो है कुछ न कुछ मिलाया जाता है, एक मेटल मिलाया जाता है अलग से, ताकि उसमें से मजबूती प्रदान की जाए। लेकिन ये तांबा तन्य अवस्था के अंदर था, इस कारण से इसके कोई भी जो है मनुष्य इसके औजार नहीं बना पाया था। अर्थात हम कहेंगे कि तांबे की, शुद्ध तांबे की जो है कुल्हाड़ी से अगर आप पेड़ काटने की कोशिश करो तो लेकिन नहीं कटेगा। अर्थात इससे औजारों का मानव निर्माण नहीं कर पाया। लेकिन सबसे पहले हमारे यहाँ तांबा प्राप्त हुआ था। इस कारण से हम जैसे आहड़ सभ्यता है तो ताम्र युगीन सभ्यता कहते हैं, या आहड़ सभ्यता उदयपुर के अंदर। इसके बाद में सबसे ज्यादा और सबसे शुद्ध सोना गणेश्वर से प्राप्त हुआ था। गणेश्वर
जो नीम का थाना वर्तमान के अंदर जिला बनने के अंदर है, सीकर के अंदर पहले आया करता था, नीम का थाना इस गणेश्वर से प्राप्त हुआ। तो यहाँ से आहड़ से गणेश्वर से ऐसे तांबे प्राप्त हुए थे। और गणेश्वर के अंदर जो तांबा प्राप्त हुआ है वो 97 से 99% जो है शुद्ध तांबा प्राप्त हुआ है। अर्थात हम कहेंगे कि इसकी क्वालिटी जो है 97 से 99% तक शुद्ध हुआ करती थी। कई सारे इतिहासकारों का जब हम गणेश्वर सभ्यता पढ़ेंगे तब बताएंगे कि इतिहासकारों का मत है कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा यहीं से सोना जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जाता था, यहां से तांबा बेचा जाता था। तो इस प्रकार से हमारी ताम्रयुगीन सभ्यताओं की। तो मनुष्य को प्रकृति में सबसे पहले धातु जो प्राप्त हुई थी वो बताओ क्या प्राप्त हुई थी? तांबा। लेकिन तांबा तन्य अवस्था के अंदर था, इसलिए हम इसका औजारों का निर्माण नहीं कर पाए थे। लेकिन हमारी ताम्रयुगीन सभ्यताओं के अंदर हम बातचीत करें तो आहड़, गणेश्वर हमारी ताम्रयुगीन सभ्यताएं हैं। इसके बाद में हम जब देखेंगे तो हमारा काल है कांस्य काल। हम इस कांस्य काल के अंदर देखें तो कांस्य काल के अंदर क्या है कि तांबा जो हमें प्राप्त हुआ था, लेकिन तांबा तन्य अवस्था के अंदर था। हमने तांबे के साथ में टिन मिलाया और तांबे के साथ टिन मिलाकर के हमने किसका निर्माण किया? कांस्य का। तांबे के साथ टिन मिलाकर के कांस्य का निर्माण किया। सिर्फ हमने तांबे के अंदर जो है मजबूती प्रदान करने के लिए बताओ क्या मिलाया था? टिन। और टिन मिलाकर के हमने किसको बनाया? कांस्य को। तो हमारा कांसा जो है वो कांसा सबसे पहले एक जगह पड़ती है कालीबंगा, जगह पड़ती है कालीबंगा। कालीबंगा, ये कालीबंगा जो है हनुमानगढ़ के अंदर है। कालीबंगा हनुमानगढ़ से हमें जो है तांबा जो है प्राप्त, सॉरी कांसा प्राप्त हुआ है। तो कांसा पहली बार कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। इस कारण से कालीबंगा को जो है एक सभ्यताओं के ऊपर में सवाल पूछा जाता है, कांस्य युगीन सभ्यता कहा, कांस्य युगीन सभ्यता कहा। कालीबंगा को कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। लेकिन कभी सवाल पूछा जाए कि कालीबंगा ने सर्वाधिक कांसे का प्रयोग किया था या तांबे का, तो उन्होंने प्रयोग तो तांबे का किया था, लेकिन उनको जो है कांस्य युगीन सभ्यता यूं कहा जाता है कि सबसे पहले हमें कांसे के प्रमाण जो कहीं से प्राप्त हुए हैं तो वो कहां से प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा से। इसलिए कालीबंगा को कांस्य युगीन सभ्यता के नाम। उसके बाद में नेक्स्ट और अंतिम हमारा काल है, बताओ कौन सा काल है? लोह काल। लोह काल के अंदर देखेंगे कि लोहा जो है मनुष्य ने जो है लोहे का प्रयोग दो भागों में सर्वाधिक, मानव ने लोहे का प्रयोग दो भागों में सर्वाधिक किया। एक तो जब जनसंख्या में वृद्धि हो गई थी तो जनसंख्या में वृद्धि के समय उसने खेती में किया। एक जब राजवंश स्थापित हुए थे तो उसने औजार या औजार कह दो या इसको अच्छा शब्द अपन, राजवंश स्थापित हुए थे तो अच्छा शब्द अपन इसको हथियार कह सकते, हथियार। हम दो बातों को ध्यान देंगे खेती में, अर्थात खेती में हम कहेंगे कि जब जनसंख्या में हमारी वृद्धि हो गई थी तो सारे लोग हम डिपेंड नहीं हो पा रहे थे कि हम शिकार के भरोसे नहीं हो पा रहे थे। अर्थात हम सारे लोग जो हैं शिकार के भरोसे नहीं रह पाते, क्योंकि इस समय तक पहले मानव और पशुओं के अंदर प्रेम हुआ करता था। जब पशुओं को इस बात का आभास हुआ कि एक हमारे से ही निकली हुई प्रजाति हमें क्षति पहुंचा रही है तो पशु हमारे पास नहीं आते। आज भी देख लीजिएगा यही कंडीशन है कि आज भी हमारे पास पशु नहीं आते हैं, पशु हमको देख के भग जाते हैं। अर्थात इसका रीजन क्या होता है, या अपन पशुओं को देख के भग जाते हैं। रीजन क्या होता है कि यही होता है, गली में खड़े हुए सांड का हमने किसी के ने कुछ नहीं बिगाड़ा लेकिन अपन को जाते हुए डर लगता है क्योंकि वो मार ना दे। अपन को क्यों मारेगा भला? वो अपन को मारता वो इसलिए है क्योंकि हमने नहीं लेकिन लाखों वर्ष पहले हमारे किसी पूर्वजों ने उनको क्षति पहुंचाई थी। आज भी उनके माइंड के अंदर इस बात है कि यही वो प्रजाति है जिसने हमको क्षति पहुंचाई थी, इसीलिए अपन को मारने का काम करता है। हम कहेंगे कि खेती के औजार जब हमने बनाए थे, जनसंख्या में जब वृद्धि हो गई थी तो जनसंख्या में वृद्धि के समय हमें औजारों का निर्माण जरूरत पड़ी थी और हमने कई सारे खेती के जो है औजार बनाए थे, जैसे कुदाल, फावड़ा, हल वगैरह ऐसे बनाए। उदाहरण के रूप में हथियार बनाए थे।
हम देखेंगे कि लोहे का आगे जाके प्रयोग हुआ है। लोहे का प्रयोग इसमें हुआ है कि जब हमारे राजवंश स्थापित हुए थे और राजवंश जब एक दूसरे राजवंश से टक्कर हुआ करती थी या कबीलों के अंदर एक दूसरे के ऊपर कबीले जीतने हारने के अंदर रहते थे, तो कबीलों के अंदर एक दूसरे जो है अपनी सुरक्षा के लिए जो है बताओ क्या बनाए थे, हथियार बनाए थे। तो इस प्रकार से हमारे जो है ये 5 काल हुए। सबसे पहला काल है पुरापाषाण काल, नवपाषाण काल, ताम्रकाल, कांस्य काल, लोह काल। इसके अलावा हिस्ट्री शब्द क्या था, इसके अलावा इतिहास शब्द क्या था, इसके बारे में हमने बातचीत की। हमारी आज की बातचीत यहीं तक रहेगी। इसी में सिर्फ मैंने आपको एक ब्रीफ करवाया है कि इतिहास क्या होता है और इतिहास को सही तरीके से समझने के लिए 3 काल मैंने बताए, प्राचीन, मध्य और आधुनिक। वो क्या होते हैं, प्राचीन के अंदर हम किस किस को रखते हैं, मध्य के अंदर हम किस किस को रखते हैं, आधुनिक के अंदर हम किस किस को रखते हैं। और इन कालों का मतलब सिर्फ यही है कि इसमें से कोई भी सवाल ऐसा ज्यादा नहीं, बर्ड रॉक पेंटिंग वाला सवाल है, अच्छा सवाल है। और इसके अलावा जो है पहिए का, आग का आविष्कार वाला, ये 2-4 अच्छे सवाल है। ये अगर आप नॉर्मल हिस्ट्री भी पढ़ते हो तो भी आपको ध्यान में आ जाएंगे ऐसे सवाल। इसी प्रकार से जो है आगे की जो हमारी क्लासेज हैं इसी प्रकार से कंटिन्यूस रहेगी। और आज के लिए मैं आपसे विदा चाहूंगा। आज के लिए थैंक यू। नेक्स्ट मिलते हैं अगले वीडियो।